Hello dear legal aspirants, welcome to MK Legal शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। यूपी पीसीएस जेई एग्जाम आपका 12th ऑफ द फेब, बहुत कम समय बचा है। आज एक रैपिड रिवीजन करेंगे फॉर यूपी पीसीएस जेई स्पेशली ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 आईपीसी का सेक्शन 1 से लेकर 95 तक। ये हमारा जो है पार्ट 1 रहने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो कमिंग वीडियोस के अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम फर्दर इसका डिस्कशन करेंगे। टोटल 3 पार्ट्स के अंदर पूरा आईपीसी प्री एग्जाम बेस्ड। स्पेशली देखिए, जब आप प्री एग्जाम देना है ना, तो प्री एग्जाम में यू हैव टू बी मच मोर स्ट्रेटेजिकल। एक स्ट्रेटेजी बनाइए अपनी। सभी सेक्शंस को हम नहीं पढ़ेंगे, जहां से एमसीक्यू एरिया इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा बेसिक और सुपरफास्ट रिवीजन रहेगा ये, जहां पे कॉन्सेप्चुअल चीजों को शायद हम डिस्कस ना कर पाए, लेकिन हम उन एरियाज को जरूर टचअप करेंगे जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इंडियन पिनल कोड 1860। अब देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि इसका डेट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है? इनेक्टमेंट, यानी कि 6 अक्टूबर 1860। फिर इसकी इन्फोर्समेंट की डेट कब से इन्फोर्स में आया? 1 जनवरी 1862। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा ये बनाया गया। तो फर्स्ट लॉ कमीशन, पहला लॉ कमीशन कब बना था? 1834 में। और टीबी मैकॉले, थॉमस बैरिंगटन मैकॉले, इसने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। 1837 में ड्राफ्ट हुई। 1859 में इसको जस्टिस बर्नेस पिकॉक ने क्या किया? रीड्राफ्ट किया, यानी कि वेट किया। बनाया तो मैकॉले ने दिया था, बस उसको वेट किया गया और 1860 में इसको इलेक्ट कर दिया गया। तो ये तो इसका एक पूरा बैकग्राउंड था कि किस तरह से आया। टोटल 511 सेक्शंस और 23 चैप्टर्स इसके अंदर है। कितने चैप्टर्स हैं? 23 चैप्टर्स हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी यहाँ पे हुए हैं। अब हम आते हैं चैप्टर वाइज। हम डील करेंगे सबसे पहले चैप्टर 1 को। ओनली एमसीक्यू एरियाज को हम डील करने वाले। सबसे पहले चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 कहाँ से कहाँ है? सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 तक। एक्ट नंबर पूछा जा सकता है। एक्ट नंबर 45 1860, यानी कि 1860 का 45th एक्ट ये था। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 1, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कोर्ट होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब नहीं है आफ्टर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। टेरिटोरियल एस्पेक्ट बताता है कि हमारा जो इंडिया है, अभी इंडिया के पूरे इंडिया पे ये लागू होता है। मैप कुछ इस तरह से है ना इंडिया का, थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। पूरे इंडिया पे लागू होता है। सेक्शन 2 आपका इंट्रा टेरिटोरियल की बात कर रहा है, यानी कि इस टेरिटरी में रहने वाले सभी लोगों पे। इसीलिए अगर यहाँ देखेंगे तो वर्ड यूज हुआ है एवरी पर्सन। क्या यूज हुआ है? एवरी पर्सन शेल बी लायबल। एवरी पर्सन इंक्लूड्स आपका कोई भी, चाहे फॉरेन का है, कहीं का भी है, अगर इंडियन लैंड पे कोई ऑफेंस करता है तो आईपीसी से गवर्न होगा, बस। 3 और 4 आपके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करते हैं। 3 कह रहा है कि एनी पर्सन, इट मींस कोई भी इंडियन जो हु इज एमिनेबल बाय द इंडियन कोर्ट, वो कहीं पे भी है, ही कैन बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। इंडिया से बाहर अगर कोई अपराध कर देगा, ये अगर इंडियन है और वो बाहर इंग्लैंड में कोई अपराध कर देता है, कोई एक्ट ऐसा करता है जो आईपीसी में ऑफेंस है, तो उसे यहां पे डील किया जा सकता है। इसका एक्सटेंशन में इंपॉर्टेंट आ जाता है कोई भी ऐसा शिप एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी हो। अब एमसीक्यू बनता है 4 of 3 से कि एनी ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। ये कब इंसर्ट किया गया था? तो आईटी का जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना 2008 का, तब इसको इंसर्ट किया गया था। इस चीज को नोट कर लें। अंडरस्टूड?
कोई भी इंडियन सिटीजन कहीं पे उस पर लागू होगा, हमारे हर एक एयरक्राफ्ट लागू होगा। और हमारे जो इंडिया के सी के अंदर ना 12 नॉटिकल माइल्स तक, सी में जो है कोस्टल एरिया में 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी आईपीसी लागू होती है। 5 जो है ये सेविंग क्लोज की बात करता है कि भाई आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पे लागू नहीं होता है, यानी कि उनके जो एक्ट्स हैं जहां जिसके तरह क्या डील होता है, कोई भी म्यूटिनी या डिजर्शन ऑफ सोल्जर्स, एंड स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ। स्पेशल लॉ होते हैं जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनाए जाते हैं, डिफाइन अंडर सेक्शन 41। लोकल लॉ एक पर्टिकुलर एरिया पे, हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, बस बिल्कुल ये क्या है, एक लोकल लॉ है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट। कोई डाउट यहाँ तक बताइए। अब आते हैं चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 2 बात करता है सेक्शन 6 से लेके 52A तक। सेक्शन 6 सिर्फ इन्वोक करता है किसको, चैप्टर 4 को। चैप्टर 4 किसके बारे में बात कर रहा है, जनरल एक्सेप्शंस के लिए। ये कह रहा है कि इस कोड में कोई भी जो डेफिनेशन दी गई है किसी भी ऑफेंस की, जितने पिनल प्रोविजन है और जितने इलस्ट्रेशन है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट टू चैप्टर 4 है। ठीक है, एक बार इसके दोनों इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, हालांकि इनको हम चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे। 7 इंडेक्स बेस्ड सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, 8 जेंडर, 9 नंबर, इंपॉर्टेंट देन आता है आपका 10 पे। सिर्फ हम फोकस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। मैन एंड वुमेन, मैन बायोलॉजिकल मैन है, वुमेन बायोलॉजिकली जो वुमेन है। लेकिन 2014 में केस आया था जब इसको क्या किया गया, ऐड किया गया था। यहाँ पे कुछ क्या ऐड किया गया, थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर एक केस था नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में, जिसमें थर्ड जेंडर को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ये पे याद रखिएगा। 11 पर्सन, यहां से भी एक एमसीक्यू बनता है। और एमसीक्यू क्या बनता है यहां से कि चाइल्ड इन वोम ऑफ मदर, चाइल्ड इन वोम ऑफ मदर इज अ पर्सन। पर्सन आपके आर्टिफिशियल हो सकते हैं, आपका नेचुरल हो सकता है। नेचुरल में सभी ह्यूमन बींग्स हो गए, आर्टिफिशियल में कोई कंपनी एसोसिएशन हो गई, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है चाहे नहीं। 12 पब्लिक, बस इंडेक्स बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद एक थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए 13 में क्वीन, इसको ओमिट किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि कब ओमिट किया था। तो एओ, एओ का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि लोग इसको आफ्टर ऑर्डर बोलते हैं। इसका आफ्टर नहीं, ये होता है अडॉप्शन ऑफ लॉज, अडॉप्शन ऑफ लॉज ऑर्डर। ठीक है, 1950 में तो 13 हुआ था और 15 और 16 जो है ये 1937 में, आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 14 गवर्नमेंट सर्वेंट, देखिए यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है एक 14 है, एक 21 है। अगर आप इसको देखें तो इस तरह का ग्राफ बनाता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से डील कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ये देखिए एक ये है और एक ये है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि कुछ हिस्सा दोनों में कॉमन है। गवर्नमेंट सर्वेंट वो होते हैं हु आर एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पब्लिक सर्वेंट वो होते हैं जो सर्वेंट तो है लेकिन वो किसी पब्लिक ड्यूटी से जुड़े हुए हैं, एंड इट इज नॉट मैंडेटरी दैट दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स अथॉरिटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि एक बंदा गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट भी हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है। पब्लिक सर्वेंट कहाँ दिया गया है, सेक्शन 21 में दिया गया है, जहां टोटल 12 कैटेगरीज हैं, उसका हम सेक्शन 21 में बात करेंगे। सेक्शन 14 क्लियर। उसके बाद 17 में गवर्नमेंट, 18 इंडिया। इंडिया इसके अलावा और कहाँ डिफाइन है, क्या इसके अलावा इंडिया कहीं डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है, 2F ऑफ द CRPC। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कहाँ डिफाइन है, आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत। और CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में कहाँ डिफाइन है, 2 सबसेक्शन 7B। अंडरस्टूड, पता लग गया कहाँ कहाँ डिफाइंड है। 19 में जज डिफाइन है। द वर्ड जज डिनोट्स not only person who is officially designated as but also every person who is empowered by law to give in legal proceedings civil criminal a definitive judgment। जो कीवर्ड है वो क्या आपका यहाँ पे, जो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है।
ठीक है, वो यहाँ जज की कैटेगरी में आता है। एक बार इसके इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, चांसेस वैसे ज़्यादा नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। कोर्ट ऑफ जस्टिस 20 में है, इंडेक्स बेस पता होना चाहिए। अब आते हैं पब्लिक सर्वेंट पे। पब्लिक सर्वेंट में टोटल 12 कैटेगरीज दी गई हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी को ओमिट कर दिया गया था, ठीक है, 1950 में ही। अब इसको सेक्शन 13 के साथ ओमिट किया गया था, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कोर्ट से जुड़ी है कुछ चीजें, तो किससे? कोर्ट से। कोर्ट से क्या क्या जुड़ा है? थर्ड कैटेगरी आपकी जुड़ी है जहां पे जज आता है। फोर्थ कैटेगरी आपकी जुड़ी है जहां पे एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, ठीक है। उसके बाद आपकी फिफ्थ कैटेगरी जुड़ी है जहां पे ज्यूरी। अब ज्यूरी तो याद रह जाती है सबको, लेकिन मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी याद रखिएगा साथ में। और ज्यूरी का कॉन्सेप्ट इंडियन एविडेंस एक्ट में कहां पे आता है? सेक्शन 166 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद सिक्स्थ आ जाता है, सिक्स्थ भी इसी से जुड़ा हुआ है, आर्बिट्रेटर। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आर्बिट्रेटर पे लागू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सेवंथ आ जाइए आप, एवरी पर्सन हु होल्ड एन ऑफिस बाय विच ऑफ एम्पावर टू प्लेस कीप एनी पर्सन, पुलिस आ जाती है सेवंथ में। एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। मैं आपके ना अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में एक आपको पीडीएफ शेयर करूंगा जहां पे बहुत सारे केसेस के बेसिस पे किनको पब्लिक सर्वेंट माना गया और किनको नहीं। जैसे एमपी एक पब्लिक सर्वेंट है, बट एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है, सीएम पब्लिक सर्वेंट है, मिनिस्टर्स पब्लिक सर्वेंट है, और यहाँ पे देना म्युनिसिपल कमिश्नर एक पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि कमिश्नर किसके साथ भी लग गया तो वो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा, नहीं, ये बहुत क्लियरली यहाँ दिया गया है। 22 इंडेक्स बेस्ड आपको पता होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी। 23 रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। अब सबसे पहले क्या हुआ, किसी को मैंने क्या करना था, एक मूवेबल प्रॉपर्टी ही गोल्ड मुझे पसंद आ गया, अब मैं रॉन्गफुल गेन करना चाहता हूँ, सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे अंदर आ गई डिसऑनेस्टी 24 में, ठीक है। डिसऑनेस्टी के बाद मैंने फ्रॉड करना स्टार्ट किया, मुझे रीजन टू बिलीव हो गया कि वो चीज अब मैं प्राप्त कर ही लूंगा। रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव में क्या है, टेस्ट ऑफ प्रूडेंसी हमने बात की थी ना, अ प्रूडेंट पर्सन वेयर कैन एग्री दैट दिस कैन हैपन, उसको क्या कहते हैं, रीजन टू बिलीव। अब 27 एक बंदा था जिसकी कर दी गई 7 फेरे दे के शादी, वो एक से क्या हो गया 2, यानी 27 जहां पे क्या आ गई, वाइफ आ गई, क्लर्क आ गया, सर्वेंट आ गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि वो जो सर्वेंट है ना, दैट ही मे बी टेम्परेरी और ही मे बी परमानेंट, तो टेम्परेरी एम्प्लॉय भी यहाँ पे इस कैटेगरी में आता है, ये यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 28 काउंटरफिट पता होना चाहिए आपको। 29 डॉक्यूमेंट, इंडियन एविडेंस एक्ट के 1873 सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हम इसको पढ़ते हैं, एक बार ये देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कब इंसर्ट हुआ था, तो ये इंसर्ट हुआ था आईटी एक्ट 2000 में। कब हुआ था, आईटी एक्ट 2000। ये भी पूछ ले कि किस सेक्शन के तहत, तो सेक्शन 91 ऑफ आईटी एक्ट 2000। वैल्यूएबल सिक्योरिटी नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि अगर कहीं पे डायमंड गोल्ड ये भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, नहीं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी को हमेशा याद रखना है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो क्या करता है, आपको एक लीगल राइट, ईदर इट क्रिएट दैट, इट एक्सटेंड दैट, इट ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश और रिलीज्ड, ठीक है, या फिर जहां किसी व्यक्ति को एक्नॉलेज करता है कि ही इज अंडर लीगल लाइबिलिटी और ही हैज नॉट अ सर्टेन लीगल राइट। एक डॉक्यूमेंट है जो आपको, एंड दैट डॉक्यूमेंट मे बी रिवर्टेड बट ऑन इट्स फेस इट लुक्स लाइक दैट कि ये आपको एक लीगल राइट दे रहा है। 31 विल पता होना चाहिए बस, इंडेक्स बेस्ड। 32 वर्ड्स रेफरिंग टू द एक्ट इंक्लूडिंग इलीगल ओमिशन। 33 एक्ट्स एंड ओमिशन, एक्ट जो है सीरीज को भी फैक्ट भी दिखाता है, और ओमिशन सीरीज ऑफ ओमिशन, यानी 10 बार चोरी की तो भैया थेफ्ट ही लगेगी, वो 10 बार चोरी वाली थेफ्ट नहीं होगा वहां पे। अब आते हैं 34 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ आपको कुछ चीजें नोट करनी पड़ेंगी, ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर लेके इन चीजों को नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको केस लॉ भी नोट कराने वाला हूं। देखिए कॉमन इंटेंशन, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कॉमन इंटेंशन हम पढ़ते हैं
कि जहां दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, वन टू और मोर पर्सन इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ये जो वर्ड है ना, यहां से लेके और यहां तक, ये पहले इसमें यहाँ पे नहीं थे। ये किस केस से 1866 का एक केस था, क्वीन वर्सेस गोराचंद गोपी, गोराचंद गोपी। और इस केस में जस्टिस बर्नेस पिकॉक, बर्नेस पिकॉक, बर्नेस पिकॉक जो है फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, जो 1865 में 1865 में कहाँ बना था, कलकत्ता में, इसके चीफ जस्टिस था ये। और इसी ने मैकॉले जब टीबी मैकॉले की डेथ हो गई थी, उसके बाद आईपीसी को वेट इसी ने किया था। ये लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल भी था। तो इस केस के बाद 1870 में ये वर्ड ऐड किए गए थे, ये यहाँ पे याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखनी है, केस लॉ। 3 केस लॉ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको नोट कर लीजिए। सबसे पहला केस लॉ, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। वीरेंद्र कुमार घोष, एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ब्लैंक पेज मैं लिखवा देता हूं आपको। सेक्शन 34, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर 1925, पहला केस। इसी केस को कहा जाता है पोस्ट मास्टर केस। सेकंड केस, महबूब शाह, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर 1945। इसके अंदर कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन सेक्शन 34-35 का डिफरेंस भी बताया गया था। और थर्ड केस, आफ्टर इंडिपेंडेंस में केस पता होना चाहिए हमें, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने कॉमन इंटेंशन के बारे में बताया था। अंडरस्टूड। 34 में अगर आप इतना याद रख लेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। 35 सिमिलर इंटेंशन की बात कर रहा है, जहां पे इंटेंशन कॉमन नहीं है, क्या है, सिमिलर इंटेंशन है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। 36 इंडेक्स बेस्ड पता होना चाहिए, पार्टली बाय पार्टली बाय ओमिशन। बस इसका ना इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, जहां ए इंटेंशनली कॉज डेथ, एक तो उसको खाना भी नहीं देता है और दूसरे से उसकी पिटाई भी करता है। तो एक एक्ट भी कर रहा है पीटने का, और जो खाना देना वो लीगली बाउंड था, उसका ओमिशन भी कर रहा है। तो पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन। तो यहाँ पे उसकी बात की गई है। 37 कोऑपरेशन, 7 कोऑपरेशन, तो एस एस दोनों में साउंड का अगर आप देखेंगे तो इससे भी आप इसको इंडेक्स बेस्ड याद रख सकते हैं। इसके इलस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा। 38 छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, बस एक इलस्ट्रेशन अगर चाहे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। 39 वॉलंटरली। अब 39 पे हम थोड़ा सा डिक्टेशन जरूर करना चाहेंगे। देखिए 39 में क्या 3 चीजें दी गई हैं। सबसे पहली चीज है आपकी इंटेंशन, फिर आपकी नॉलेज, और एक है आपका रीजन टू बिलीव। इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव के साथ जब कोई एक्ट किया जाएगा तो उस एक्ट को हम कहेंगे वॉलंटेरिली, अपनी मर्जी से किया गया है। अब देखिए रीजन टू बिलीव हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 26 में डिफाइन है। नॉलेज क्या है भाई, यू हैव फोर्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या हो सकता था फ्यूचर में, यू हैव दैट्स नॉलेज। और इंटेंशन, व्हेन योर डिजायर मिक्स्ड विद दैट नॉलेज इट बिकम्स द इंटेंशन। इसका इलस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ए ने घर में ना रात में आग लगा दी, किस लिए, सो दैट इन कैन फैसिलिटेट द रॉबरी इन दैट टाउन, और उस घर में जो सो रहे थे वो मर जाते हैं। अब एक ही इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, लेकिन ही हैज नॉलेज कि अगर मैं घर में इस तरह आग लगा दूंगा तो किसी की डेथ हो सकती है, इसलिए यहाँ पे एक्ट उसका वॉलंटरी हो जाता है। तो बिना इंटेंशन के भी हम यहाँ उसको पनिश कर सकते हैं। ऑफेंस की बात कर लेते हैं 40 में। देखिए ऑफेंस क्या है, यहाँ कहीं भी ऑफेंस अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। ऑफेंस आईपीसी की अगर मैं बात करूं तो ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव बिल्कुल नहीं है। तो फिर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हमें कहाँ मिलेगी, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन एक तो आपको मिलती है सीआरपीसी में, सेक्शन 2N ऑफ सीआरपीसी। इसके अलावा जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन नंबर 3 सब क्लॉज 38, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी आर्टिकल 21 में ऑफेंस का वर्ड तो मिला है, लेकिन ऑफेंस वहां डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो कहां पे डिफाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि
जहां किसी चीज की डेफिनेशन ना मिले वहां जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 देख सकते हैं। इस पे हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए ऑफेंस यहाँ है और ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है। स्पेशल लॉ यहाँ डिफाइन है। स्पेशल मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लोकल किसी पर्टिकुलर एरिया। इलीगल लीगली बाउंड टू डू। अब इलीगल का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज या तो जो ऑफेंस है नंबर 1, या जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है नंबर 2, या फिर जो ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। अब क्या स्टूडेंट को फर्स्ट और सेकंड याद रह जाती, थर्ड भूल जाते हैं, तो भैया थर्ड को बहुत जरूरी याद रखना। स्टेटमेंट बेस आता है विच फर्निश ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। प्लीज ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एरिया है। इंजरी कैसी हो सकती है? इंजरी आपकी बॉडी की हो सकती है, माइंड की हो सकती है, रेपुटेशन की हो सकती है, ठीक है। ये तो होगी इंडिविजुअल को, और साथ में किसकी? प्रॉपर्टी की हो सकती है। तो चारों याद रखिए। लाइफ किसकी? ह्यूमन बीइंग की। डेथ किसकी? ह्यूमन बीइंग की। एनिमल, भाई कोई भी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग को छोड़ के सभी एनिमल है। वेसल सेल्फ इंडेक्स बेस जरूरी नहीं है। ईयर मंथ 49, कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? ब्रिटिश कैलेंडर यूज करते हैं। 50 सेक्शन कोई जरूरत नहीं है याद करने की। 51 ऑथ, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड फेथ, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, इट इज ए स्टार एमसीक्यू। 52 हार्बर कब इंसर्ट किया गया था? ये 1942 के अंदर इंसर्ट किया गया था। कब किया गया था? 1942 में इंसर्ट किया गया था, इसको जरूर याद रखें। और देखिए यहाँ पे 2 सेक्शनों का एक्सेप्शन है, 157 और 130 का। 157 किसके बारे में बात करता है? जहां पे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे अनलॉफुल असेंबली के लिए हायर किया था उसको हार्बरिंग दी जाना, और 130 में जो बंदा ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट करता है उसको हार्बर दिया जाना, ठीक है। तो दोनों को एक्सेप्शन में डाला गया है, ये याद रखिएगा बस आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। आई होप चैप्टर 2 आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर 3 के ऊपर। चैप्टर 3 बात करता है पनिशमेंट्स की। अब पनिशमेंट कहाँ से कहाँ दी गई है? देखिए 53 से लेकर के 75 तक किसके बारे में बताया गया? पनिशमेंट्स। क्या सारी पनिशमेंट है? बिल्कुल, पनिशमेंट का पूरा निचोड़ एक ही चैप्टर में दे दिया गया है। सबसे पहला सेक्शन बात करता है कि पनिशमेंट्स की जो है कितने टाइप है। बहुत सारी बुक्स में आपको 6 मिलेगा, 6 आंसर नहीं करना, इसका आंसर याद करना आपको 5, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स की जो आंसर कीज है उनमें इसको 5 ही माना है। यहाँ पे जो थर्डली थी पीनल सर्विट्यूड, वो 1949 में हटा दी गई थी। सबसे पहले आती है डेथ। अब डेथ पे हम थोड़ी सी जरूर चर्चा करेंगे, डेथ पे चर्चा करनी चाहिए हमको, क्योंकि डेथ से क्वेश्चन बनते हैं। पनिशमेंट सेक्शन 53, सबसे पहली जो आती है डेथ। अब मैंने डेथ को देखिए अलग क्यों किया, क्योंकि डेथ मिलती किसके सेक्शन में? 121 में मिलती है, 302 में मिलती है, 303 में मिलती है, 305 में मिलती है। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, पनिशमेंट फॉर मर्डर, punishment for murder to the life convict, abatement of suicide of child and insane person। अब डेथ पेनल्टी को रेयरेस्ट इन रेयर केस में दिया जाना चाहिए। ये बात किस केस में कही गई थी? तो आपको याद रखना है बच्चन सिंह का केस, बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब। कब का केस है ये? 1980 का केस है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ सेंटेंस इज एन एक्सेप्शन, ये यहां स्टेटमेंट दिया गया था। अगली इंपॉर्टेंट चीज किसको लेकर आती है? 303 को। 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। किस केस में किया गया है? मिट्ठू सिंह के केस में। मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। इसमें 303 को क्या कर दिया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। उसके अलावा हम इसमें साथ क्या पढ़ेंगे? हम सीआरपीसी को भी इसके साथ में पढ़ेंगे। डेथ पेनल्टी दे कौन सकता है? सेक्शन 29 बताता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, कौन सा? सेशन कोर्ट में क्या सभी नहीं, एडिशनल सेशन जज एंड सेशन जज दे सकते हैं विद कंफर्मेशन टू हाई कोर्ट, और कंफर्मेशन का प्रोसीजर दिया गया है 366 से 371 तक। नेक्स्ट थिंग, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है? जब 354 पढ़ते हैं उसका सब सेक्शन 5 है, वहां पढ़िएगा, वहां लिखा गया हैंग बाय नेक। ऐसा नहीं कि पैरों में फांसी लगा के उल्टा टांग देना है, लिख दिया गया है कि हैंग बाय नेक
टिल डेथ, जब तक नहीं मर जाता तब तक लटका के रखना है, तभी आपकी सजा पूरी होगी। ठीक है, तो एक डेथ से हमने कितनी चीजों को सीखा, सिर्फ एक चीज से। इस तरह से क्वेश्चंस आपको निकालने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डेथ के बाद आती है लाइफ इंप्रिजनमेंट। अब लाइफ इंप्रिजनमेंट क्या है, इसको रीड विद सेक्शन 57 कर लीजिएगा कि इसका मतलब 20 इयर्स कब होता है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शन, जब आपको कोई चीज फ्रैक्शन में काउंट करनी है। अदरवाइज ये क्या है, मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस लिख लीजिए, मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई देखो, पूरी जब तक जिएगा तब तक जेल में रहना है, यही लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब है। थर्डली रिमूव होगी। फोर्थली है कि सजा दो तरह की हो सकती है, रिगरस और सिंपल। आरआई मिलती है, ठीक है, अभी रिसेंट में जो अपने हंसते रहते थे शो में आके उनको मिली थी, आप समझ गए किनका किसके बारे में बोल रहा हूं। और सिंपल नॉर्मल विदाउट किसी हार्ड लेबर के। फॉर विच प्रॉपर्टी फाइन, जब आप फाइन पढ़े ना तो 63 से 70 ये फाइन के बारे में बात करता है। इसके साथ साथ में आपको सीआरपीसी भी पढ़नी है और 357A जो कंपनसेटरी थ्योरी पे हमने बात की थी ना सीआरपीसी क्लास में, कि वो फाइन कंपनसेशन के तौर पे मिलना चाहिए। उसके बाद 326AB, वहां भी आपको इसको फाइन को इसके साथ पढ़ना चाहिए कि फाइन कब विक्टिम को दिया जाता है। ठीक है, तो उसको भी साथ में पढ़िएगा। अब आते हैं 53A। 53A जो है इसका क्या किया गया था, ये 1955 में एक सजा होती थी हमारे ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, उसको हटा दिया गया था और उसका मतलब हम क्या समझेंगे, अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ समझा जाएगा। अब कम्यूटेशन कब हो सकती है, कम्यूटेशन ऑफ डेथ 54 में और कम्यूटेशन फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट 55 में। ये याद रखना, कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहां डिफाइन है, 55A में डिफाइन है। कहां पे डिफाइन है, 55A में डिफाइन है। और ये विदाउट कंसेंट होती है, ये चीज जरूर याद रखिएगा दोनों में, कि इट इज विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, उसकी कंसेंट के बिना किया जा सकता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 57 की हम बात कर चुके हैं कि 20 ईयर्स माना जाएगा। 58 59 को कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। 60 इम्प्रिजनमेंट भी आपकी सिंपल हो सकते हैं, रिगरस हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बताया गया है। अब आते हैं फाइन पे, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है 63 से 70। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। 63 से एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ फाइन कितना हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिव, इट शैल नॉट बी एक्सेसिव, ये लाइन साथ में याद रखनी है। 64 कहता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। देखिए, जब कोई भी ऐसा ऑफेंस जहां पे पनिशमेंट क्या मिलनी है, इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन लगना है। ठीक है, और ऑफेंडर क्या वहां पे फाइन लगा दिया जाता है, चाहे वो विद हो या विदाउट हो। इस चीज पे ध्यान देना, जो आईपीसी ने कह दिया कि भाई इसको सजा मिल सकती है साथ में और इसको फाइन भी लग सकता है, और प्लस फाइन। अब यहाँ पे सजा भले ना दी, सिर्फ फाइन लगा दिया हो, तो भी विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट लिखा है। ऐसे किसी भी केस में जहां इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, विद फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर सेंटेंस टू अ फाइन, अगर फाइन लगा दिया गया है और फाइन पे नहीं करता है तो इन केस डिफॉल्ट ऑफ फाइन वो क्या होगा, ऑफेंडर को एक इम्प्रिजनमेंट सफर करनी पड़ेगी, एक सर्टेन टर्म की। ठीक है, अब ये सर्टेन टर्म कितनी होगी ये बताता है 65, और यही से क्वेश्चन बनता है कि इट शुड नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ दैट इम्प्रिजनमेंट विच इज मैक्सिमम। इस लाइन पे ध्यान देना, विच इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वाली लाइन पे जरूर ध्यान देना। 66 की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या होगा उसका, भाई जब आप सजा दे रहे हो कैसा होगा। डिफॉल्ट ऑफ फाइन पे जो भी सजा मिलेगी उसका डिस्क्रिप्शन वही होगा जैसी उसको पहले सजा मिली हुई थी। 67 कहता है नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, जहां सिर्फ फाइन ही पनिशमेंट है। क्या है, सिर्फ फाइन ही पनिशमेंट है। यहां पे छोटा सा ग्राफ याद रखना है कि अगर 50 रुपए तक का फाइन है तो 2 महीने की सजा, और कुछ मत याद रखिएगा बस, 50 से लेकर 100 रुपए तक, 51 रुपए से 100 रुपए तक है 4 महीने की सजा, और अगर 101 रुपए यानी 100 रुपए से ऊपर कितना भी हो तो 6 महीने की सजा, 6 मंथ। और ये सब बातें कहां की गई है, 67 में की गई। बस
68 कहता है इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेशन ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। पुलिस ने बोला आपको पकड़ने के, आप बोलेंगे 50 रुपये फाइन मैं दे देता हूँ, तो भैया आपको छोड़ दिया जाएगा। आपको 100 रुपये फाइन हुआ था, कितनी सजा होनी थी? 4 महीने की होनी थी। आपने क्या किया, 2 महीने के बाद आपको लगा कि यार जेल में रहना मुश्किल है, आपने 50 रुपये भर दिए, तो 50 रुपये 2 महीने काटने और आपको छोड़ दिया जाएगा। 69 टर्मिनेशन, इसका ना ये जरूर देख लीजिएगा एक बार इलस्ट्रेशन। 70 कहता है कि फाइन लेविएबल विद इन 6 ईयर्स ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज द प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर से फाइन जरूर लिया जा सकता है। ये ध्यान रखना, उसकी प्रॉपर्टी से लिया जा सकता है, उसकी एलआर से नहीं, ठीक है, ये यहां पे देख लेना। 71 कहता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, इसको पढ़ते हैं हम सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जहां पे कोई भी चीज एक या एक से अधिक ऑफेंस में आती है तो वहां पे कैसे करेंगे, ये सारी की सारी चीजें ना सीआरपीसी के सेक्शन 30 के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके इलस्ट्रेशन जरूर देख लेना। जैसे किसी को ए ने 50 डंडे मारे, आप हर डंडे की सजा दोगे तो भैया मर जाएगा वो, तो सारी उम्र जेल में रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। 72 कहता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल इन विच, अब वहां पर डाउट है कि कौन सा वो किया जाए, जहां एक से अधिक ऑफेंस कर दिए गए हैं, अब डाउटफुल है इस केस में, तो ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द लोवेस्ट पनिशमेंट। ये ध्यान देना, हमेशा कोर्ट एक्यूज की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखता है यहाँ पे, ये यहाँ पे जरूर ध्यान देना। अब आते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम 3 मंथ्स की हो सकती है। अब आपको यहाँ देखना है इसको सजा के हिसाब से, अगर सजा अप टू 6 मंथ है, 6 महीने ज्यादा नहीं है, तो भैया 1 महीना मैक्सिमम मिल सकती है। 6 से ज्यादा लेकिन 1 साल से कम है तो आपको कितनी मिलेगी? 2 महीना। अब 1 साल से ऊपर है, मोर देन 1 ईयर, तो 3 महीना। अब इसमें एक चीज देखना कि किसी भी केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो एक जैसे पीरियड से ज्यादा नहीं होता है। अगर कहीं पे भी मान लीजिए जहां पे उसकी 3 साल से कम की सजा है, तो 3 महीने से, तो उस केस में क्या है, उसको 14 डेज देंगे, 14 डेज का रेस्ट मिलेगा। और अगर उसकी सजा लंबी है तो इन केस में उसको 7 डेज इस तरह से उसको दिया जाएगा। 75 कहता है कि जो चैप्टर 12 है और चैप्टर 17 है, यानी कि ऑफेंस अगेंस्ट द इंडियन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स एंड ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, और उसमें आपने कोई अपराध कर रखा है पहले से और उस अपराध के कारण आपको 3 साल या उससे ज्यादा सजा मिली है, तो दोबारा अगर उस अपराध को करते हो सब्सिक्वेंट स्टेज पे आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल की सजा दी जा सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेंस्ड पनिशमेंट, तो ये आपका टोटल पनिशमेंट का था चैप्टर 3। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, मुझे उम्मीद है यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलेंगे अपने चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन। स्टार्ट चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस। देखिए ये जो चैप्टर है इसको टोटल 31 सेक्शंस इसमें आते हैं। चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शंस, यानी कि ऐसे अपवाद, सामान्य अपवाद क्या क्या रहेंगे। अब टोटल 31 सेक्शन से बना है। इसकी ग्रुपिंग कैसे की गई है? सबसे पहली ग्रुपिंग जो है वो है आपकी मिस्टेक की। ये मिस्टेक आपकी फैक्ट की भी हो सकती है और लॉ की भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको 76 एंड 79 दो ही सेक्शन है। दूसरी जो यहाँ पे है वो है आपके जुडिशियल एक्ट्स। क्या? जुडिशियल एक्ट, यानी जो कोर्ट के द्वारा काम किए जाते हैं, 77 एंड 78। थर्ड कैटेगरी आती है आपकी एक्सीडेंटल एक्ट्स की, जो दुर्घटनावश हो जाते हैं। तो एक्सीडेंटल एक्ट्स के आगे आपका सेक्शन 80 सिंगल सेक्शन है। फिर एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी आती है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी 81। देन योर डॉली इन कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स, जहां पे आपका चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज जो है वो पनिशेबल नहीं होगा। 82 एंड 83 दो सेक्शन आते हैं। 6th इंसेनिटी की बात करता है। इंसेनिटी अपने आप एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैकनेक्थन रूल सेक्शन 84। 7 आपका आ जाता है
इंटॉक्सिकेशन जो कहाँ पे आता है आपका 85 86 में, और 8th में आपका आ जाता है कंसेंट आपका 87 से लेके 94 तक रहता है। फिर कम्युनिकेशन इन गुड फेथ 99 और 10 आ जाता है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 96 से 106 तक। ये टोटल इसका डिवीजन है। अब देखिए सबसे पहली चीज हम यहाँ पे करते हैं अपने 76 की। 76 मस्ट बी रीड विद द 79। अब ये कह रहा है एक्ट डन इन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, बट इट मस्ट बी इन गुड फेथ। ये चीज यहाँ पे याद रखना, जो आपने गुड फेथ पढ़ा था ये हमेशा सारी चीजें गुड फेथ होंगी, और गुड फेथ मैंने आपको कहा था सेक्शन 52 में डिफाइन है, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दोनों इलस्ट्रेशन इंपोर्टेंट है आपके लिए। 76 से हम सीधा पढ़ेंगे 79। एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, इसका भी इलस्ट्रेशन इंपोर्टेंट है, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं एक्ट। अब आपके पास बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भाई जो जल्लाद है जो फांसी देता है हैंगमैन, हाउ ही कैन बी एक्सक्यूज्ड, ही इज आल्सो डूइंग वन होमिसाइड, सो इज एक्सक्यूज्ड because he done the pursuant of the judgment or court of the quarter as per section 78, or act of judge acting judicially 77. 80 accident, is at work with hatch, the hatch fly off and kills a man who is standing by, here if there was no want of proper caution on part of A। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है एक्सीडेंट में, ठीक है, कि विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के होना चाहिए, एंड डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट। ऐसा नहीं है कि आप हवा में फायरिंग कर रहे थे गोली लग गई आप बोले कि एक्सीडेंट से मर गया, नहीं, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर में होना चाहिए। बाय लॉफुल मींस विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। तो अगर स्टेटमेंट बेस आता है तो इन चीजों पर जरूर ध्यान देना। 81 है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल पहला एग्जाम्पल वही है कि एक बहुत बड़ा शिप था, अब शिप के आगे एक छोटी सी नाव आ गई, नाव में 2 आदमी बैठे हैं। अब ये अगर इस नाव में टक्कर नहीं मारता कैप्टन तो शिप डूब जाता, बहुत सारे लोग मारे जाते। तो एक बड़े नुकसान को बचाने ने छोटा नुकसान कर दिया। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 81। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब सेक्शन 81 का सबसे फेमस केस आप याद रखना, डेडली स्टीफन केस। डेडली स्टीफन केस जिसमें 3 लोग शिप इनका डूब जाता है और एक छोटी सी नाव में समंदर में फंस जाते हैं। तो अपने एक 17 साल के साथी को ये लोग मार के खा जाते हैं। इन्होंने कहा था कि हमारी नेसेसिटी थी, हम नहीं तो हम मर जाते। उसके बाद आता है डोली इन कैपेक्स। क्या पूछा जाता है आपसे? डोली इन कैपेक्स, यानी कि एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years यू कैन नॉट पनिश हिम। ये यहां पे याद रखना, एनी चाइल्ड, but if he gains the age of 7 years then 83 में depending upon the immaturity और maturity level। ठीक है, अब उसकी मैच्योरिटी हुई है कि नहीं हुई है उसके बेसिस पे यहाँ पे हम इसको डील करते हैं। 82 और 83। 82 below 7 years, 83 above 7 but below 12 years, ये याद रखना यहाँ पे below 12 years। अब अनसाउंड माइंड, मैकनाक्टन्स रूल्स, पूरा वर्ल्ड इन्हीं को फॉलो करता है इंसेनिटी में। ठीक है, मैकनाक्टन्स का। 85 इंटॉक्सिकेशन। देखिए यहां पे एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। एंड 86 कहता है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। एक है जहां पे उसकी इंटेंशन से उसको पिलाई गई है, अगेंस्ट हिज विल पिलाई गई है, और दूसरे में क्या है कि उसको अपनी मर्जी से उसने पिया है। सबसे फेमस केस आपका वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, जहां पे वो एक रिटायर्ड फौजी होता है, एक लेडीज को गोली मार देता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके इंटॉक्सिकेशन से डील करते हैं, 85 एंड 86। इनमें बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्चुअल जाएंगे तो ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए ज्यादा लंबा हो जाएगा। इतना अगर आपने कर लिया तो इतना आपको यूपी पीसीएसजे में बहुत डीपली ही पूछता है। 87 यहां से कंसेंट स्टार्ट हो जाती है।
अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है देखो 90, ठीक है, कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर एंड मिसकंसेप्शन, या 4 चीजें हैं। अ कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट, कंसेंट कब नहीं, ये इसने नेगेटिव डेफिनेशन दी है कंसेंट की कि वो कंसेंट नहीं होगी, ठीक है, जो कैसे दी गई है, अंडर द फियर ऑफ इंजरी और अंडर ए मिसकंसेप्शन ऑफ एक्ट, इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज or reason to believe that the consent was given in consequence of such fear and misconception. Consent of insane person नहीं मानी जाएगी, consent of child under the 12 year of, इसको हाईलाइट कर लें। अब पहले 90 को पढ़े फिर आप 87 पे आए। Act not to intend and not known likely to cause death or grievous as done by consent. Nothing which is not intended to cause death, इसका इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए इलस्ट्रेशन आपको समझ में आएगा कि ए और जेड एग्री हो जाते हैं, ठीक है, टू फ्रेंड्स विद ईच अदर फॉर द अम्यूजमेंट, द अम्यूजमेंट इंप्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग may be caused without foul play if A while playing fairly hurts that A commits no offense। आपने देखा होगा बहुत बार ना फ्री फाइट्स होती हैं, WWF में देखी होंगी, ये उनकी बात कह रहा है। नेक्स्ट में है जहां पे गुड फेथ में पर्सन के बेनिफिट के लिए, ठीक है। अब यहां पे क्या है, गुड फेथ में एक सर्जन है, वो ऑपरेशन कर रहा है, गुड फेथ में तो कर रहा है, लेकिन अब वो नहीं बचता, तो यहां पे आपने देखा हॉस्पिटल में आपसे कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है। 88 89 जहां पे किसी चाइल्ड या इंसेन पर्सन के लिए कोई कंसेंट दी जाती है। ए इन गुड फेथ फॉर चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट चाइल्ड कंसेंट हैज हिज चाइल्ड कट फॉर स्टोन बाय सर्जन नोइंग इट टू लाइकली, भाई एक बच्चे का ऑपरेशन कराना है तो गार्जियन देते हैं ना वहां पे, ये उसके लिए कहा। जो यहां प्रोवाइजो है वही 92 में आपको प्रोवाइजो मिलेंगे। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट, देखिए यहां पे क्या था, यहां सिर्फ चाइल्ड और इंसेन पर्सन की बात हो रही है, चाइल्ड और इंसेन पर्सन की और कहां बात हो रही है, 305 में अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। सेम बात यहां एक अडल्ट पर्सन की बात हो रही है। इसके इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, आपने जाके बताया कि तुम्हारी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, सामने वाला खुशी से ही मर गया। आपने जाके बताया डॉक्टर ने कि भाई तुम्हें तो कैंसर है, आदमी सदमे में मर गया। तो गुड फेथ में किया गया कम्युनिकेशन। एक फॉर्मूला है कि जहां कहीं तुम्हें गुड फेथ मिल जाए वहां नो ऑफेंस होता है। 94 एक्ट डन ड्यूरस, जहां पे किसी को धमका के कोई काम कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ए ने बी को कहा कि तुम एक काम करो, या तो सी को गोली मारो, नहीं मैं तुम्हें पीटूंगा, तो भैया पीटने के डर से आप किसी की जान नहीं ले सकते, वहां पे 94 नहीं लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए। और इसका जो इलस्ट्रेशन है स्मिथ वाला, वो बहुत बार पूछा गया है, उसको भी आपको याद रखना है। अब एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म 95, ऐसे एक्ट जिससे स्लाइट हार्म पहुंचा, किसी को आपने थप्पड़ मार दिया और वो पहुंच गया FIR लेके, गाली गलौच हो गया, धक्का लग गया, थप्पड़ में बहुत बड़ा नहीं है, हल्का फुल्का होता ना, प्यार से चपके लगा दी किसी को, बोला कि नहीं तुमने मुझे टच कैसे किया, यानी जिससे बहुत स्लाइट हार्म है, जिसके लिए कोई वो नहीं होना चाहिए, तो उनको भी ऑफेंस नहीं माना गया है। तो आज का पार्ट 1 हम यहीं पे समअप करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस थोड़ा सा ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं अभी करवाता तो आप लोग उतना शायद ध्यान से इसको नहीं समझ पाते जितने ध्यान से आप पार्ट 2 में समझेंगे। पार्ट 2 भी हम लेकर आ रहे हैं, और जब तीनों को लेकर आएंगे तो इस पे MCQ सेशंस भी करेंगे। आप अपने सजेशंस काइंडली मुझे मेल करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इन क्लासेस के अलावा गूगल मीट पर लाइव सेशन भी होता है, अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो वो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर ले, और वहां गूगल मीट का लिंक आपको मिल जाएगा। हर वीकेंड पे एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके सेशन किया जाता है, डाउट सेशन, जहां आप किसी भी तरह के डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 ऑफ IPC, तब तक वर्क हार्ड। जय हिंद, जय भारत।